So in this video we are going to talk about the different Sufi orders in India. तो सूफी ऑर्डर्स की जब हम बात करें तो बेशरा और बाशरा दो डिवीजन्स होते हैं। बेशरा वो जो कि शरीयत में नहीं मानते और बाशरा वो जो कि शरीयत में बिलीव करते हैं। तो बाशरा सूफीज जो हैं उनकी लिस्ट में आते हैं चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी, कदरिया और नक्शबंदी। और बेशरा जो हैं उनमें ज़्यादातर जो सूफी सेंट्स हैं वो नहीं मानते इन दी शरिया लॉ, तो उनको मस्त कलंदर, मलंग या हैदरी भी कहा जाता है, ठीक है, या नॉर्मली उनको बाबा भी कहा जाता है। अब शुरू करते हैं हम चिश्ती सिलसिला से। तो जो चिश्ती सिलसिला है या जो चिश्ती ऑर्डर है वो इंडिया में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से शुरू होता है। 1142 से 1236 AD का इनका टाइम पीरियड है और ये चिश्त में शुरू होता है। चिश्त एक छोटा सा टाउन है, एक छोटा सा कस्बा है हेरत के पास अफ़गानिस्तान में 1930 AD में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अपनी खानका बनाते हैं अजमेर में। वहाँ पे वो गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के जो समाज के गरीब जो सबसे कमज़ोर तबका है उसके लिए वो काम करते हैं। उनके इंतकाल के बाद, उनके डिमाइस के बाद हर साल एक एनुअल कॉन्ग्रीगेशन वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको कहते हैं उर्स। उर्स अजमेर में हर साल होता है और ये सबसे ज़्यादा सूफ़ी ऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ सूफ़ी ऑर्डर है वो चिश्ती सिलसिला है। अच्छा, चिश्ती सिलसिला की जो फ़िलॉसफी है वो पेंथेटिक मोनोइज़म के ऊपर बेस्ड है। पेंथेटिक मोनोइज़म क्या है? वहदतुल वजूद, यानी सिंपली जो कि वेदांतिक फ़िलॉसफी जैसा ही है, यानी कि हर चीज़ जो है उसका अंत जा कर के एक पर्टिकुलर उसका वजूद जो है वो उसी से शुरू होता है। जो एक हमारा गॉड है ना, उसी की प्रेजेंस हर चीज़ में है और हर चीज़ को जा कर के उसी में शामिल हो जाना है, वो हर जगह मौजूद है। तो इसमें जो सूफ़ी सेंट्स जो कि मुइनुद्दीन चिश्ती के बाद में आते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं वो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी डायरेक्ट डिसाइपल थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के। पॉलिटिक्स जो थी वो इतनी ज़्यादा रिलीजन के साथ जुड़ी हुई थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। तो आप सोच सकते हैं कि पॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी बाय दी सूफ़ी सिलसिला और बाय दी सूफ़ी सेंट्स। लोग कितना ज़्यादा फॉलो करते थे। दूसरे हैं फरीदुद्दीन गंजशकर। फरीदुद्दीन गंजशकर जो है इनको पॉपुलरली बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं और बाबा फरीद जो हैं ये सूफिज़म को मेनली प्रोपेगेट किया इन्होंने पंजाब के इलाके में, पंजाब के रीजन में। और इनका कहना ये था कि सारी परेशानियों की जो जड़ है, जो एक मूल कारण है, जो एक मूल वजह है वो है भूख। तो अगर हम लोगों की भूख को किसी तरीके से ख़त्म कर दें, सेटिस्फाई कर दें, तो बाकी सारी प्रॉब्लम, चोरी चकारी, मर्डर, वो सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अगले आते हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही भी कहा जाता है और इनका मानना ये था कि खुदा के पास जाना है तो आपको दुनिया को त्यागना पड़ेगा और आपको लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। यही एक अकेला ऐसा तरीका है जिससे आप खुदा के करीब हो सकते हैं। अमीर खुसरो इनके फेमस डिसाइपल में से एक हैं, यानी इनके फॉलोअर्स में से एक है। फिर नेक्स्ट है शेख नसीरुद्दीन महमूद। शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग दिल्ली का टाइटल दिया गया था, यानी कि लैम्प ऑफ दिल्ली। और शेख हमीदुद्दीन जो कि नागौर के हैं, अगले सूफ़ी सेंट हैं इम्पॉर्टेंट चिश्ती सिलसिला के, उनको दिया गया था टाइटल सुल्तान तरकीन का, सुल्तान तरकीन। और इन्होंने बहुत सारी पर्शियन बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है। सोहरावर्दी सिलसिला की अगर हम बात करें तो सोहरावर्दी सिलसिला जो है ये शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने शुरू किया बगदाद में। बाद में इसको इंडिया में इस्टेब्लिश किया शेख बहाउद्दीन ज़करिया ने। 1182 से 1262 के इनका टाइम पीरियड रहा, 1182 से 1262। और इनको टाइटल दिया गया शेखुल इस्लाम। अल्तमश ने इनको टाइटल दिया शेखुल इस्लाम। इन्होंने अपनी पहली खानका मुल्तान में शुरू करी और जो ऑर्डर था सोहरावर्दी ऑर्डर या सोहरावर्दी सिलसिला, इनका मानना ये था कि एक सूफ़ी जो है उसके पास 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, 3 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए: प्रॉपर्टी, नॉलेज और हल। हल होता है मिस्टिकल इनलाइटनमेंट, यानी कि उसको एक प्रकार का रूहानी सुपीरियॉरिटी हासिल होनी चाहिए। तो
इनका मानना ये था कि जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए, और मिस्टिसिज्म और इल्म यानी नॉलेज और मिस्टिसिज्म को इन्होंने एक तरीके से उसको फ्यूजन में ये लोग बिलीव रखते थे कि हमारा जो मिस्टिसिज्म है और जो नॉलेज है, जो स्कॉलरशिप है, उसको हमें एक साथ फ्यूज करना है। चिश्ती प्रैक्टिसेस जो थी, जैसे कि ये लोग नहीं मानते थे कि जैसे किसी चीज़ के शुरू होने से पहले झुकने का जो प्रैक्टिस है उसमें ये लोग बिलीव नहीं करते थे। ये पंजाब, सिंध, कश्मीर और बंगाल के कुछ हिस्सों में काफ़ी पॉपुलर हुए। ये अपनी जेनिथ पे पहुँचे शेख रुकनुद्दीन के टाइम में। शेख रुकनुद्दीन जो कि बेटे थे किसके, सुल्तान अल्तमश। भाई क्या हो गया। और दूसरे नोटेबल सोहरावर्दी जो सेंट्स हैं वो है सैयद नूरुद्दीन मुबारक। अगला सिलसिला है कदरिया सिलसिला। कदरिया सिलसिला जो है वो शाह नामतुल्लाह ने इस सिलसिले को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और ये पंजाब में पॉपुलर हुआ, स्पेशली सिंध में। जो पीर थे इस ऑर्डर के, उन्होंने वहदतुल वजूद के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। मियाँ मीर एक फेमस पीर थे इस सिलसिला के, कदरिया सिलसिला के, और इन्होंने दारा शिको को भी इसमें शामिल किया था। मियाँ मीर ने इनको कदरिया सिलसिला में इनरोल करवाया था एज ए मेंबर। इनका जो इन्फ्लुएंस था वो हम दारा शिको की राइटिंग्स में देख सकते हैं। उर्दू के जो पोइट हैं जैसे कि हसरत मोहानी और मोहम्मद इकबाल, वो इस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, कदरिया सिलसिला ऑर्डर से, कदरिया ऑर्डर से। अगला है नक्शबंदी सिलसिला या नक्शबंदी ऑर्डर। तो जो नक्शबंदी ऑर्डर है उसको ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंदी ने इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। इनके जो सबसे पॉपुलर सेंट हैं इस सिलसिले के वो है अहमद सिरहिंदी। अहमद सिरहिंदी ने खुद को टाइटल दिया था मुजद्दिद का। मुजद्दिद कहते हैं न्यू मिलेनियम का रिफॉर्मर, यानी नए दौर की शुरुआत करने वाला, नए दौर के चेंजेस लाने वाला। सो द रिफॉर्मर ऑफ द न्यू मिलेनियम। तो ये जो सिलसिला है ये पॉपुलर हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी ऑर्डर, और ये एक रेडिकल सिलसिला था इन इट्स नेचर। रेडिकल का मतलब आप सब जानते हैं, दैट समवन हु बिलीव्स इन फ्रीक्वेंट चेंजेस, यानी चेंज जो है वो ड्रामेटिक तरीके से आना चाहिए, ना कि स्लोली ग्रेजुअली। ठीक है, तो चेंज एकदम से आना चाहिए। और औरंगज़ेब इनके फॉलोअर थे नक्शबंदी सिलसिले के। अच्छा, शतारी सिलसिला जो है इसको शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला शतार ने इंट्रोड्यूस किया था और ये पॉपुलर हुआ मालवा, जौनपुर और बंगाल के रीजन में। तानसेन जो कि लेजेंडरी म्यूजिशियन थे अकबर के कोर्ट के, वो भी इस सिलसिले के फॉलोअर थे, शतारी सिलसिले के तानसेन। अगला है कुबराविया ऑर्डर या कुबराविया सिलसिला। तो कुबराविया सिलसिले की जब हम बात करते हैं तो इसको नजमुद्दीन कुबरा ने मॉडर्न तुर्कमेनिस्तान में इंट्रोड्यूस किया था। ये सिर्फ उन्हीं एरियाज तक सीमित रहा, ज़्यादा एक्सपेंशन इसका नहीं हो पाया। मॉडर्न तुर्कमेनिस्तान का जो रीजन है, और इसको फिरदौसी सिलसिला भी कहते हैं। तो कुबराविया सिलसिला के नाम से कम जाना जाता है और फिरदौसी सिलसिला के नाम से ज़्यादा जाना जाता है ईस्टर्न इंडिया में, बांग्लादेश और मॉरिशस में। अच्छा, सूफी सेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है ये हम समझ लेते हैं कि भैया इनकी इतनी ज़्यादा पहचान, या हम कह सकते हैं इनकी ज़रूरत क्या थी, या इन्होंने क्या ऐसा चेंज लाया समाज में जो कि इतना इम्पोर्टेंट बन गया इन द टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। ज़्यादा जो सूफी सेंट्स हैं उनको लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे या इनाम ग्रांट्स दिए जाते थे, जो कि वो अपने डिसेंडेंट्स को पास कर सकते थे। अब ये जो एक्शंस हैं ये धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए। शेख का जो कल्ट था वो पूरी तरीके से एक इंस्टीट्यूशन बन गया और एक इकोनॉमिक बेस उसके डिसेंडेंट्स को मिल गया, जिससे वो सोशल लैडर में ऊपर उठ सकते थे। यानी कि एक सूफी से जुड़ने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी हो सकता है कि उसके पास जितने भी इनाम आ रहे हैं उन सब के हकदार उसके डिसेंडेंट्स होंगे, उसके सक्सेसर्स होंगे, है ना। तो जो सूफ़ी है वो अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को ओवर द वर्ल्ड बढ़ाता है और पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी उसकी साथ साथ बढ़ रही होती है। पॉलिटिकली भी वो इंटरवीन कर रहा होता है विद किंग्स, वो उनको उनके मसलों में दखलंदाजी कर सकता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरफेयर, टैक्सेशन एंड सो फोर्थ।
है ना, और रिलीजियस ब्रदरहुड को प्रमोट करते हैं, इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं अमंग द मासेस। तो ये लोग वर्नैकुलर लैंग्वेजेस या लोकल लैंग्वेजेस में भी लिखते हैं ताकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इनकी राइटिंग्स को समझ सकें और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इनके लिखे हुए गानों को और इनके मैसेजेस को समझ सकें। ज़्यादातर जो सूफ़ी श्राइन्स हैं वो उनका एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिकल इफ़ेक्ट रहा विलेजर्स पर। टू द सुल्तान्स ऑफ द रियाम, यानी उस एरिया के विलेजर्स पर, सुल्तान पर एक खासा इफ़ेक्ट रहा। लेकिन इसका जो मेन रीज़न था वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, ना कि कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हालांकि उसका सोशल और पॉलिटिकल दोनों ही इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ही था टिल द एंड। और हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हो सकता है उनके पास शरिया की पावर नहीं थी, तो शरिया की पावर ना होने की वजह से लीगली उनके पास कोई लीगली उनके पास कोई पावर नहीं थी। लेकिन जब हम बात करेंगे समाज की, भीड़ की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, तो लोगों के बीच में उनके पास जो सूफीज़ हैं उन्होंने लोगों के दिल जीते हुए थे, लोग उन्हें पूरा सम्मान देते थे, पूरी पावर देते थे, और एक उलमा से या फिर एक प्रीस्ट से या एक मौलाना से कहीं ज़्यादा इज्जत थी एक सूफ़ी की या एक बाबा की। ठीक है, तो ये है, इसके साथ ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है।